Hello my dear students, today the topic of discussion is structure of sperm. If you remember, in the last video we have studied spermatogenesis. Can you tell me what was spermatogenesis? It was the process of formation of sperms or spermatozoa. Now, do you remember what was the last step of spermatogenesis? It was spermiogenesis. Can you recall what is spermiogenesis exactly? It is the process of conversion of heavy non-motile spermatid into lightweight motile spermatozoa. क्या बोला बच्चों मैंने? स्पर्मेटिड का वेट कैसा होता है? इट इज हेवी एंड नॉन मोटाइल, while it will be converted into lightweight and motile spermatozoa. Now, अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस का डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो इसके लिए मैं एक स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर बनाती हूँ. सबसे पहले अगर मैं स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर बनाऊँगी तो इट इज़ सिमिलर लाइक अ जनरल सेल. इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली. अदर देन न्यूक्लियस और कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं बच्चों एक सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, करेक्ट. एंड और क्या ऑर्गेनील्स होते हैं? अदर ऑर्गेनील्स आर गोल्जी एपरेटस होता है. इसके अलावा और क्या होगा? टेल मी. सेंट्रियोल, करेक्ट. सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है. सो देयर आर सेंट्रियोल एज वेल, करेक्ट. एंड इसके अलावा बाकी सब ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्म एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब प्रेजेंट होंगे. मैंने सिर्फ वो ऑर्गेनील्स बनाए हैं इसमें जिनका मेजर फंक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ दिस हैवी नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ. सो इसमें क्या होता है? सी, अगर हम एक स्पर्मेटोजोआ को देखते हैं तो स्पर्मेटोजोआ के 4 पार्ट्स होते हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट जो सबसे इनिशियल एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हेड. क्या होता है बच्चों? वो हेड जो हमने यहाँ पे बनाया है. दिस इज द हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं इसको. ऐसा हेड हो गया. नाउ ये जो हेड है इसमें क्या चीज़ आएगी? सी, जो न्यूक्लियस होता है, हमने क्या, हमारा मोटिव और गोल क्या था बच्चों कि हमें इसको मोटाइल और लाइट वेट बनाना है. सो न्यूक्लियस जो होगा इसके अंदर जितने भी हैवी प्रोटीन्स हैं जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन, ये रिप्लेस हो जाएगा विद लाइट वेट थिंग्स लाइक प्रोटोमीन्स, राइट. और ये न्यूक्लियस जो है इट विल बिकम कॉम्पैक्ट एंड कॉनिकल. क्या हो जाता है बच्चों? इट विल बिकम कॉम्पैक्ट एंड conical, understood, and it will arrange in the head part of sperm. Now next, Golgi apparatus दिख रहा है आपको? ये Golgi apparatus, this Golgi apparatus will move forward in the anterior part of the head region and ये फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे बोलते हैं एक्रोजोम. क्या बोलते हैं बच्चों? एक्रोजोम, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट हेड कैप. नाउ इस एक्रोजोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बच्चों? इस एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में. एक्रोजोम कंसिस्ट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन. क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म लाइसिन. इन स्पर्म लाइसिन में मेजरली 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं. हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डाइजेस्ट करता है. क्या करता है बच्चों? कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डाइजेस्ट करता है. देन वन मोर एंजाइम इज देयर जो कि जोना पेल्यूसिडा की लेयर को डाइजेस्ट करेगा, दैट इज जोना लाइसिन और एक्रोसिन. ये तीनों के तीनों एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ
फर्टिलाइजेशन। किस में हेल्प करते हैं बच्चों? इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब एक स्पर्म ओवम के पास जाएगा, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डाइजेस्ट करेगा, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेगा, देन ओनली इट विल रीच द ओवम, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। सो ये प्रोसेस जो है हम डिटेल में फर्टिलाइजेशन टॉपिक में कवर करेंगे। द ओनली मोटिव वॉज हमें एक्रोजोम के बारे में बताना था। सो एक्रोजोम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। अदर देन दैट इसके बाहर का जो स्पेस है इसमें सब में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पर्म इज इट्स नेक। क्या है बच्चों इसकी? नेक पार्ट। सो ये जो नेक पार्ट है इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटिड में आपको सेंट्रियोल दिख रहा होगा। ये सेंट्रियोल एक्चुअली मेजरली स्पर्म में 3 तरीके के सेंट्रियोल होते हैं। नेक रीजन में जो आगे की तरफ सेंट्रियोल अरेंज होता है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉक्सिमल टर्म आगे के लिए इस्तेमाल होती है, सो इट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और एक पीछे की तरफ सेंट्रियोल अरेंज होता है, इसे बोला जाता है, पीछे के लिए टर्म क्या आती है बच्चों? डिस्टल। सो इट विल बी नोन एज डिस्टल सेंट्रियोल। नाउ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन बच्चों होता है स्पर्म जब ओवम के साथ में फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनता है तो उसमें फर्स्ट क्लीवेज का इवेंट करवाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। लाइक फॉर एग्जांपल ये ओवम है और ये ओवम का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या लिख देते हैं बच्चों? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नाउ जब स्पर्म का हेड ओवम के साथ में फ्यूज होता है तो स्पर्म सिर्फ 2 चीज़ें रिलीज करता है। एक तो ऑब्वियसली उसका मेल का प्रोन्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को ही हम यहाँ पे प्रोन्यूक्लियस बोल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली मैं तुम्हें फर्टिलाइजेशन दिखाऊंगी, सो इसलिए हम इसको प्रोन्यूक्लियस बोल रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट वन मोर स्ट्रक्चर इज रिलीज्ड दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। व्हाट इज इट बच्चों? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब होता क्या है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, जिसे आप सिन कैरियन बोलते हो। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट बच्चों। अंडरस्टूड? अब ये जो न्यूक्लियस है ये किसका है? जाइगोट का न्यूक्लियस है बच्चों। अब इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज का इवेंट होगा ये कौन करवाएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराता है। सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। व्हाट इज इट बच्चों? हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट. After this we will move to the third part of sperm, that is middle piece. So ये हमने बनाया है middle piece. आपको लग रहा होगा मैंने डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन नहीं बताया, मैं अभी कवर करती हूँ। सी डिस्टल सेंट्रियोल आप लोगों ने सेल्फ चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि 9+2 पैटर्न प्रेजेंट होता है। सो वैसा ही डिस्टल सेंट्रियोल फ्लैजिला फॉर्म करता है जिसमें 9+2 पैटर्न प्रेजेंट होता है। सो डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलता है बच्चों? फ्लैजिला निकलता है एंड ये फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट में स्पर्म के। आफ्टर दैट आपको स्पर्मेटिड में माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे होंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस, जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। व्हाट इज इट बच्चों? इट इज मिडिल पीस। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे मिडिल पीस में। कैसे अरेंज हो जाएंगे बच्चों? स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में। और इस स्पाइरल अरेंजमेंट को साइंटिस्ट नेबेनकर्न ने एक नाम दिया है एंड दैट इज नोन एज नेबेनकर्न अरेंजमेंट. You will find Inbenkern written in some books, that is also correct. So Nebenkern and Inbenkern both are absolutely correct. So Nebenkern is the arrangement in which mitochondria are arranged. Now mitochondria का क्या function है sperm में? स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म. व्हाट बच्चों? इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म.
कैसे, हाउ कम, कैसे मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा? सी, चलने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी की यूनिट क्या है? एटीपी। और वो एटीपी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड एटीपी और यू कैन से एनर्जी फॉर द मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। आफ्टर दैट हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं स्पर्म के, दैट इज टेल. This is the fourth part of sperm, that is called tail. Tail में as you can see flagella present होता है, and ये flagella obviously किस में help करेगा बच्चों? मोटिलिटी में. कैसे? इस तरीके का मूवमेंट को बोलते हैं whiplash movement. So flagella helps in whiplash movement of sperms, which provide motility to the sperms, you can say. Understood? So this is the structure of a sperm having 4 parts: head, neck, middle piece and tail. This is a lightweight structure having haploid ploidy, and obviously it is motile due to presence of flagella. Now थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ कि सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है. सो ऑब्वियसली स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमेन. कहाँ होते हैं बच्चों स्पर्म्स प्रेजेंट? सीमेन में प्रेजेंट होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट सीमेन, एक मेल 3 to 5 ml सीमेन रिलीज करता है एक इजैक्यूलेट में. एक बार में मेल 3 to 5 ml सीमेन रिलीज करता है, और इस एक इजैक्यूलेट में 200 से कितने बच्चों? 200 to 300 million sperms are present. How many sperms बच्चों? 200 to 300 million sperms are present. जिनमें से obviously इनमें से 60% of the sperm should have what बच्चों? 60% of the sperm should have नॉर्मल शेप एंड साइज. इनमें से 60% ऑफ द स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए. अब कितने हुए 60%? हम निकाल के देखते हैं. 60/100 हम 300 वैल्यू से निकालते हैं, सो इंटू 300. सो कितने आ जाएंगे? 180 मिलियन स्पर्म्स आ जाएंगे जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए. देन 40% ऑफ स्पर्म, इनमें से 40% of sperm should have what बच्चों? should have vigorous motility. क्या होनी चाहिए बच्चों? should have vigorous मोटिलिटी. सो अगर मैं इसका अमाउंट निकालूंगी, सो इट शुड बी 40/100 इंटू 180. मतलब कितना आएगा काउंट बच्चों? 72 मिलियन. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर. हाउ मेनी स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एज वेल एज विगरस मोटिलिटी? सो द आंसर विल बी 72 million. Now I will ask a question from you, my dear students, and you should answer me in the comment section. The question is, as you know, हमारा immune system is very strong, right? So our immune system is very strong. So why sperms? And you know, sperm एक female के लिए non-self चीज़ है. Sperm can fertilize the ovum. Although ये क्या है? Although they are non-self for a female. Non-self मतलब समझ रहे हो ना? ये फीमेल की बॉडी का पार्ट नहीं है. सो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए. सो ऑब्वियसली अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो कैसे होता है, या फिर नहीं होता है तो किस तरीके से स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करते हैं? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर.